नमस्कार दर्शक मित्रों, जय हिंद जय भारत। राष्ट्र प्रथम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तपस्वी आचार्य, एक विशेष कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है समाचार का सच। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगा देश के प्रमुख राज्य के विशेष घटनाएं और विशेष समाचार। देश के विभिन्न न्यूज़पेपर और न्यूज़ पोर्टल ने आपको जो न्यूज़ दिया हुआ है उस न्यूज़ के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे। उस न्यूज़ को ये पोर्टल ने और ये न्यूज़पेपरों ने कितना वेटेज दिया हुआ है, आपको किस तरीके से दिखाया हुआ है, आपको किस तरीके से दिया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत पृथक्करण करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक सबसे पहले न्यूज़ ले रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के एक न्यूज़ सामने आ रहा है, जिसमें सबसे पहले न्यूज़ 18 ने एक न्यूज़ फ्लोट किया हुआ है, न्यूज़ दिया हुआ है। उसके ऊपर थोड़ा गौर करें तो जम्मू कश्मीर से एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया हुआ है। तो न्यूज़ 18 पोर्टल ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के सहारे फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा, तो भारत ने याद दिलाया बांग्लादेश का नरसंहार। इस तरीके से न्यूज़ 18 ने ऐसा कुछ हेडिंग दिया और उसकी डिटेल समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि न्यूज़ जो आ रहे हैं वो जम्मू कश्मीर से डायरेक्ट आ रहे हैं। तो ऐसी एक डिटेल दी है कि जम्मू कश्मीर को लेकर इस्लामिक राष्ट्र के समूह की ओर से एक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पेश किए गए तथ्यात्मक रूप से एक गलत और अनुचित संदर्भ के मामले में एक डिटेल जारी की गई और ये खारिज किया गया। और भारत ने UNHRC में जवाब देने के अधिकार, राइट टू रिप्लाई उनको बोलते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए इस्लामिक राष्ट्रों के इसी समूह को आड़े हाथ ले लिया। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर का मुद्दा सबसे बड़ा ये अब का बार घंटे का एक न्यूज़ समाचार सामने आया। तो न्यूज़ 18 ने आगे डिटेल में कुछ ऐसा लिखा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान पर दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने का एक आरोप लगाते हुए कहा कि इस्लामाबाद को अपना घर दुरुस्त करने की सलाह दी जानी चाहिए। और दरअसल पाकिस्तान सहित 57 देशों के समूह इस्लामिक सहयोगी संगठन का एक OIC ने ट्यूसडे और वेडनेसडे को एक मानवाधिकार परिषद में भारत पर कश्मीर की स्थिति को बदलने के लिए एक अवैध रफ्तार कार्यवाही और कश्मीर में अल्पसंख्यक परिवर्तन करने की कोशिश करने का एक सबसे बड़ा आरोप लगाया था। उस आरोप की बात करें तो इसके जवाब में भारत ने कहा कि OIC के बयान में भारत के लिए तथ्यात्मक रूप से गलत और अनुचित संदर्भों को एक खारिज करता है। तो भारत ने उसके जवाब में ऐसा कुछ बोला कि भारत ने कहा कि हमें खेद है कि OIC देश जिनके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध है, पाकिस्तान को भारत विरोधी दुष्प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अपने मंच का दुरुपयोग करने के रोकने में विफल रहा है। ऐसा एक भारत ने जवाब दिया। और साथ बाय साथ कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठने की नाकाम कोशिश कर रहा है पाकिस्तान दरअसल जम्मू कश्मीर का एक विशेष दर्जा समाप्त होने और इससे 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने के बाद पाकिस्तान ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा एक मुद्दा उठाया था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने के लिए कई बार प्रयास किए हुए हैं। डिटेल कुछ न्यूज़ 18 ऐसा लिख रहा है और आगे पढ़ने का प्रयत्न करें तो इनमें ज़्यादा तक कोशिशें OIC के माध्यम से किया गया है। और दूसरी डिटेल ऐसी कुछ आई है कि जो भारत की निंदा करते हुए बयान जारी कर रहा है कि पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर के विभाजन की 3री वर्षगांठ पर OIC ने भारत पर अवैध एक रफ्तार कार्यवाही का एक आरोप लगाया था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के माध्यम से विवाद को हल करने के लिए एक कदम उठाने का आह्वान किया था। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर का मुद्दा सबसे बड़ा 12 घंटे का न्यूज़ वायरल हुआ, वो भी सोशल मीडिया पे। और साथ की हालांकि जवाब भी ऐसा दिया कि हालांकि तब भी भारत ने इस मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और लगातार जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। तो इस तरीके का जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ा न्यूज़ वायरल हुआ न्यूज़ 18 के द्वारा, न्यूज़ 18 पोर्टल के द्वारा। इवन रीजनल न्यूज़ चैनल ने भी ये मुद्दे को सबसे बड़ा माना और उनको दिखाने का तरीका अलग
अलग तरीके से आपको दिखाया। दूसरी तरफ हम आगे बढ़े तो सबसे बड़े एक न्यूज़ मुंबई से जो वायरल हुए हैं, मुंबई समाचार ने एक न्यूज़ दिया हुआ है, उसके ऊपर गौर फरमाए। तो अब बात करते हैं मुंबई की ओर। मुंबई समाचार ने एक समाचार लिखा है, वो भी ईडी के छापेमारी का समाचार सबसे बड़ा वायरल किया है और न्यूज़ समाचार न्यूज़ पोर्टल में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मुंबई समाचार जो न्यूज़ आपको दे रहा है वो पढ़ने का प्रयत्न करें तो एक ईडी के छापेमारी के समाचार सबसे बड़े वायरल हुए मुंबई से। उसमें प्रवर्तन निर्देशालय मींस ईडी ने वेडनेसडे को पारेख एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में मुंबई स्थित रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल के 4 परिसरों में तलाशी का एक सबसे बड़ा अभियान चलाया और ईडी ने इस सराफा कंपनी के गुप्त लॉकर की भी उसके साथ तलाशी की, जिसमें मुंबई समाचार ऐसा लिख रहा है कि तलाशी में 91.5 किलो सोना और 152 किलो चांदी बरामद हुई है। ये अब तक का सबसे बड़ा ईडी का एक छापा रहा है मुंबई में। तो मुंबई की डिटेल समझने का और प्रयत्न करें तो मुंबई समाचार आगे ऐसा कुछ लिख रहा है कि इसके अलावा रक्षा बुलियंस के परिसर की तलाशी में 188 किलो चांदी भी एक सीज की गई और ईडी ने इस पूरी कार्यवाही में कुल 431 किलोग्राम सोना और चांदी बरामद किया हुआ है। ये चांदी और सोना कहाँ से आया हुआ है, उसके सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुंबई समाचार आगे डिटेल ऐसे लिख रहा है कि ये जो चांदी और सोना बरामद हुआ है जिसकी कीमत 47 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। मित्रों, ये सबसे बड़ा फिगर वहां पर मुंबई के बाजार में माना जाता है कि जिसकी कीमत, जो चांदी और जो सोना बरामद हुआ है जिसकी कीमत 47 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। संघीय एजेंसी ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा कि निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर यहां पाया गया कि लॉकरों का संचालन उचित मानदंडों का पालन किए बिना ही वहां पर किया जा रहा था। साथ में एक डिटेल ऐसी आई है कि कोई केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगाया था और न ही परिसर में आने जाने की वालों की कोई रजिस्टर भी मेंटेन हो रहा था सिक्योरिटी द्वारा। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि बता दें कि साल 2018 में भी पारेख एल्यूमिनियम्स लिमिटेड के खिलाफ 2296 करोड़ रुपीस का लोन फ्रॉड भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक सबसे बड़ा सामने आया था। उसमें फिगर जो आया था वो 2296 करोड़ रुपीस का मामला सामने आया था। इसी मामले की जांच में सुरक्षा बुलियंस और क्लासिक मार्बल की पैसे वहां पर रूट होने की लिंक भी सामने आई है और इसके बाद ईडी की जो कार्यवाही है वो सबसे बड़ी मुंबई में अभी कार्यवाही शुरू भी है और अधिक कुछ सोना और चांदी बरामद होने के एक समाचार भी प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी तरफ आगे बढ़े तो एक दिल्ली के सबसे बड़े समाचार जो 12 घंटे में वायरल हुआ है वो दिल्ली से समाचार सामने आया हुआ है और वो भी टाइम्स नाउ ने लिखा हुआ है। वो न्यूज़ क्या है वो समझने का प्रयत्न करें तो सबसे बड़ा न्यूज़ आ रहा है सौरव गांगुली और जय शाह। जय शाह आपको बता दें कि वो अमित शाह के बेटे हैं और बीसीसीआई में उनका एक बहुत ही बड़ा पद रहा है। डिटेल कुछ ऐसी आई है दिल्ली से जिसमें टाइम्स नाउ ऐसा कुछ लिख रहा है कि सौरव गांगुली और जय शाह के पद पर बने रहने का एक रास्ता साफ हुआ, ऐसा एक हेडिंग सामने आया टाइम्स नाउ ने और उन लोगों ने न्यूज़पेपर पे भी ऐसी एक डिटेल लिखी है कि सौरव गांगुली और जय शाह के पद पर बने रहने का एक रास्ता साफ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई कर सकता है अपने संविधान में संशोधन। ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का भी स्टेटमेंट भी सामने आया जिसमें टाइम्स नाउ ऐसा लिखा है कि बुधवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड मींस बीसीसीआई की उस अपील पर मुहर लगा दी जिसमें उसने पदाधिकारियों को अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड ऐसा और कार्यालय में मसले पर अपने संविधान में संशोधन करने की एक अनुमति दी जाने पर उनकी गुहार लगाई थी। और डिटेल कुछ टाइम्स नाउ ने ऐसी लिखी कि समाचार एजेंसी जो आईएनएस है उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की याचिका को कूलिंग ऑफ पीरियड में ढील देने के लिए
अपने संविधान में प्रस्तावित संशोधनों को अनुमति प्रदान की थी। आगे डिटेल कुछ ऐसी लिखी है कि ये जो अनुमति दी गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा विचार है कि बीसीसीआई की ओर से अपने संविधान में किया गया संशोधन खेल के मूल उद्देश्य को कमजोर नहीं करेगा। डिटेल कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी लिखी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जो है वो जय शाह को बड़ी राहत मिली है और दोनों ही अगले 3 वर्ष तक बीसीसीआई में अपना पद पर बरकरार रहेंगे। इस तरीके का समाचार दिया न्यूज़ 18 ने भी दिया और टाइम्स नाउ ने भी डिटेल के साथ उसको डिटेल में समझाने की कोशिश की। अब न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं और समाचार देखते हैं। राजस्थान भी सबसे बड़ा देश का स्टेट माना जाता है, उसमें भी समाचार जो आ रहे हैं वो देखे तो सबसे बड़ा वहां पर न्यूज़ पोर्टल माना जा रहा है दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण। वहां पर न्यूज़पेपर भी चल रहा है राजस्थान में। तो राजस्थान की ओर देखे तो वहां पर सबसे बड़ा न्यूज़ जो आ रहा है वो अशोक गहलोत का न्यूज़ सामने आ रहा है। आए दिनों में और थोड़े दिनों में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, राजस्थान गुजरात में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो सबसे बड़ा एक न्यूज़ जो वायरल हुआ है वो अशोक गहलोत का न्यूज़ वायरल हुआ है। उसमें लिख रहा है राजस्थान पत्रिका, तो राजस्थान पत्रिका के ऊपर हम लोग न्यूज़ कॉन्सेंट्रेट करने का ट्राई करें तो उसमें लिखा है कि पायलट समर्थन को गहलोत के मंत्री का जवाब, ऐसा कुछ उन लोगों ने हेडिंग दिया। और डिटेल ऐसी लिखी कि जवाब गोविंद मेघवाला बोले कि गहलोत की सूझबूझ से सरकार बची है और वे नहीं होते तो हालत खराब हो जाती। डिटेल समझने का प्रयत्न करें तो वहां पर न्यूज़ 18 ऐसा कुछ लिख रहे हैं और साथ बाय साथ वहां पर जो न्यूज़ पत्रिका है ऐसा कुछ लिख रही है कि कांग्रेस में चल रही गुटबाजी के बीच अब गहलोत खेमे की मंत्रियों में खुलकर उनके पक्ष में एक बयानबाजी शुरू कर दी है और राजस्थान में राजकारण गर्म हो रहा है। डिटेल कुछ ऐसी लिखी है कि आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने अशोक गहलोत को एक विचारधारा बताया हुआ है। अशोक गहलोत को वहां पर विचारधारा बताया और उन्होंने कहा कि गहलोत साहब नहीं होते तो हमारी हालत खराब हो जाती और हम आज मंत्री नहीं बनते। डिटेल कुछ ऐसी लिखी कि यह सारी गहलोत की सूझबूझ है जिसकी वजह से सरकार अभी राजस्थान में बची हुई है। डिटेल कुछ ऐसी लिखी कि गहलोत जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और अच्छा काम भी राजस्थान को मिल रहा है। डिटेल आगे पढ़ने का ट्राई करें तो गहलोत पूरे राजस्थान में एकता कायम कर रहे हैं, ऐसी कुछ डिटेल लिखी। और अशोक गहलोत अपने आप में एक विचारधारा है। गहलोत ने कोरोना में शानदार मैनेजमेंट भी किया है और राजस्थान सरकार को एक बहुत बड़ी आयाम पर पहुंचाया हुआ है। आज गहलोत के राज में जनता कल्याण की एक ऐसी योजना चल रही है जिसे हम ऐसे नेता के नेतृत्व में आगे चल रहे हैं, उसके मंत्रियों का ऐसा कहना है। मेघवाल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जन समुदाय के बाद मीडिया से ऐसी कुछ बातचीत कर रहे थे और छोटी मोटी बातें तो होती रहती है और काम करेंगे तो थोड़ी बहुत गलतियां तो होती रहती है, ऐसा कुछ मेघवाला ने मीडिया कर्मचारी को बताया। एक ऐसा स्टेटमेंट भी उन लोगों को सामने आया कि सचिन पायलट पर मंत्री अशोक चांदना का सीधा हमला करने और पुष्कर के जूता फेंक कांड पर मेघवाल ने ऐसी कुछ डिटेल दी और अशोक चांदना एक प्रखर और मजबूत नेता माने जाते हैं। डिटेल ऐसी लिखी है कि पुष्कर में जो घटना हुई है उस पर अशोक चांदना खुद सब बात कह चुके हैं। जिनके राज में 76 गुर्जर मरे, उन नेताओं का वहां मामला पहनकर और मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाता है। जिनके परिवार लोग आंदोलन में जेल गए उन पर जूते फेंके गए। ऐसी कुछ गहलोत के सरकार ने सामने डिटेल दी। अब फैसला जानता है कि जनता करेगी कि आगे की सरकार किसकी बनेगी। तो राजस्थान में ऐसे गहलोत सरकार के ऊपर कुछ न कुछ कादव भी उछेड़े जाते हैं और साथ बाय साथ फूल के गुच्छे भी दिए जाते हैं। आगे की डिटेल और आगे के समाचार तरफ गौर करें तो राजस्थान के ही दूसरे एक न्यूज़ सामने आ रहे हैं और वो भी एमपी छत्तीसगढ़ के भी सामने एक न्यूज़ आ रहे हैं। तो सबसे पहले एमपी की कुछ एक न्यूज़ जांच एजेंसी करे तो उसमें इंडिया टीवी सबसे बड़ा माना जाता है और वहाँ पर इंडिया टीवी का थोड़ा बहुत व्यूअरशिप भी बहुत है। तो उनके पोर्टल ने कुछ एक डिटेल ऐसी लिखी है एमपी विधानसभा की डिटेल जिसमें सामने आई हुई है, जिसमें डिटेल ऐसी है कि एमपी विधानसभा में पोषण आहार पर एक सबसे बड़ा हंगामा हुआ। उस डिटेल के मामले में थोड़ा बहुत समाचार समझने का प्रयत्न करें और थोड़ा बहुत विश्लेषण करें तो वो एमपी विधानसभा में विपक्ष का धरना हुआ है और नेता प्रतिपक्ष गृह मंत्री में एक
तीखी बहस भी हुई है। मित्रों, आपको बता दें कि ये जो समाचार जो हम लोग आपको दिखाने की ट्राई कर रहे हैं वो उसके नाम समाचार सच के माध्यम से हम लोग दिखाए जा रहे हैं, जिसमें 12 घंटे की जो भी सबसे बड़ी घटनाएं होती है, जो भी सबसे बड़ा न्यूज़ होता है, उनको न्यूज़पेपरों ने और न्यूज़ पोर्टल ने किस तरीके से आपको दिखाया, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं। तो एमपी की ये जो घटना, इंडिया टीवी वहाँ पर पोर्टल है और न्यूज़ चैनल है, उसने कुछ ऐसी लिखी है कि वहाँ पर एमपी विधानसभा में पोषण आहार पर सबसे बड़ा हंगामा हुआ, विपक्ष का धरना हुआ, नेता प्रतिपक्ष गृह मंत्री में तीखी बहस हुई और डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि सीएम बोले गड़बड़ी पर कार्यवाही हम लोग करेंगे। तो एमपी से ये सबसे बड़ा न्यूज़ का मामला चल रहा है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी एक हंगामे का दौर वहाँ पर चालू रहा, जिसके चलते दो पहले 5 मिनट और फिर 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही वहां पर स्थगित कर देनी पड़ी। वहां पर जो अभी कार्यवाही चल रही थी उनको बंद किया गया और इसके बाद भी हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही थर्सडे तक, मीन्स आज तक उन्होंने वहां पर स्थगित कर दी गई और अब आगे देखना है कि विधानसभा की कार्यवाही आगे होती है या नहीं होती है। दूसरे दिन की कार्यवाही में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष विधेयकों में जमकर बहस भी स्टार्ट हुई है। डिटेल ऐसी आई हुई है कि कांग्रेस विधेयकों ने पोषण आहार घोटाले पर स्थगन का प्रस्ताव देकर पहले इस चर्चा और फिर सीएम के वक्तव्य की एक मांग की है। वो मांग की डिटेल ऐसी लिखी है, लेकिन विपक्ष की मांग की बात करें तो वहां पर विपक्ष की मांग के उलट से पहले सीएम का एक वक्तव्य कराया गया, जिससे लेकर कांग्रेस विधेयकों ने एक जमकर हंगामा भी किया। अब देखना यह है कि आज विपक्ष क्या पलटवार करता है और विपक्ष क्या स्टेटमेंट देता है राजस्थान और एमपीसीजी में। सिलसिलेवार जानने के लिए विधानसभा में क्या हुआ है वो डिटेल थोड़ी बहुत यहाँ पर एक एनालिसिस करें और वो समाचार को समझने का प्रयत्न करें तो डिटेल कुछ वहाँ पर विधानसभा की ऐसी है कि कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा हाथों में तकिया लेकर बच्चों के साथ वहाँ पर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने भोपाल की निजी स्कूल में बच्चे के साथ हुई घटनाओं का विरोध जताया। सबसे पहला डिटेल ये आया हुआ है। दूसरी बात करें तो पोषण आहार घोटाले को लेकर कांग्रेस विधेयकों ने तख्तियां लेकर वहां पर विधानसभा में जाने लगे और उसके साथ इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका तो जमकर वहां पर विवाद भी हुआ। तीसरी विधानसभा की डिटेल हम लोग एनालिसिस करें और समझने का प्रयत्न करें तो एक सबसे बड़ी डिटेल वो आई है कि सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पुलिस पर कांग्रेस के आदिवासी विधायक पांचीलाल मोड़ के साथ धक्का मुक्की की और आरोप भी कई बार लगाए। दूसरी डिटेल एक सामने आई है, वो नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा पर कांग्रेस विधायक की एक कॉलर पकड़ने की और धक्का देने का एक सबसे बड़ा आरोप भी लगाया। तो इस तरीके से स्कूल में जैसे बच्चे लड़ते झगड़ते हैं, इस तरीके से विधानसभा में मुक्काबाजी और मारामारी भी होने के एक चांसेस वहां पर दिखे। डिटेल जो आगे पढ़े तो आगे एक हरियाणा का समाचार जो है वो सबसे बड़ा आया हुआ है। हम लोग आगे देखते रहेंगे कि आगे राजस्थान में भी क्या हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जो हरियाणा की न्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर रुख करें तो डिटेल वहां पर एक सबसे बड़ा न्यूज़ पोर्टल माना जाता है और न्यूज़ चैनल माना जाता है, वो अमर उजाला है। अमर उजाला जो लिख रहा है उसके डिटेल समझने का प्रयत्न करें और सबसे बड़े न्यूज़ जो वहां पर से आगे हरियाणा के जो आ रहे हैं वो बताने की मैं कोशिश करूं तो वहां पर गृह मंत्री एक अनिल विज का एक पूर्व सीएम पर एक पलटवार हुआ और एक स्टेटमेंट की बयानबाजी हुई। उसके न्यूज़ पे ऊपर अपन गौर करें तो डिटेल कुछ ऐसी आई हुई है। वहाँ पर जो अमर उजाला है ऐसा कुछ लिखा है कि जनता कई बार भूपेंद्र हड्डा को सीख दे चुकी है और सबक भी दे चुकी है। एक डिटेल ऐसी है कि आगे भी सिखाएगी, ऐसी एक उन लोगों ने हेडिंग बनाया और वहाँ पर डिटेल ऐसी है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर एक पलटवार किया। वो पलटवार क्या किया वो समझने का प्रयत्न करें तो गृह मंत्री ने कहा कि जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कई बार सबक सिखा चुकी है, वो सबक क्या है। अब लिखा है कि अब हुड्डा फिर आते हैं तो उन्हें जनता फिर सबक सिखाएगी।
इस तरीके की डिटेल दी है अमर उजाला ने। दरअसल पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया था कि आदमपुर का रण आसान नहीं है, ऐसी एक डिटेल सामने आई थी। और उसके ऊपर डिटेल ऐसी लिखी कि कुलदीप बिश्नोई का गठबंधन सरकार के भ्रष्टाचार का जवाब देना पड़ेगा, ऐसी कुछ डिटेल आई हुई है वहां पर से। तो अब देखना यह है कि हरियाणा में आज इसके ऊपर क्या चर्चेबाजी होती है और भाजपा और कांग्रेस किस तरीके से आमने सामने हरियाणा में कर रही है। दूसरी तरफ आगे बढ़े तो एक दिल्ली के उपराज्यपाल की एक न्यूज़ सामने आई है, वो भी डीटीसी की। डिटेल ऐसी है कि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा डीटीसी बसों में एक घोटाले का आरोप के बाद सीबीआई की जांच की एक सिफारिश पर गृह मंत्री ने कहा कि अच्छी बात है कि उपराज्यपाल ने जांच की सिफारिश की है। डिटेल कुछ ऐसी है कि जांच तो होनी भी चाहिए, ऐसा कुछ सामने पलटवार हुआ, जिसमें गृह मंत्री ने पत्रकारों से एक बातचीत भी की। वो थोड़ी डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूं तो वहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसी की लापरवाही सहन कर सकते हम लोग नहीं है। दरबार में शिकायतें इतनी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वे सुन रहे हैं और सभी अधिकारियों को जनता के काम करने चाहिए, क्योंकि आज सभी अधिकारी जनता के काम नहीं कर रहे हैं। देश में काफ़ी सारे फाइलें भी ऐसी पड़ी है कि जनता अभी काफ़ी नाखुश भी है। डिटेल ऐसी लिखी कि अनिल विज ने चुनाव आयोग की देश के 253 राजनीतिक दल निष्क्रिय घोषित करने की एक कार्यवाही को जायज़ ठहराया हुआ है। और डिटेल ऐसी लिखी कि विज ने कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं कि फर्जी पार्टियां बनकर चंदा लेकर गलत इस्तेमाल कर रही है, ऐसा डिटेल वहां पर हरियाणा की सरकार के सामने विज ने दिया हुआ है। अब बात करें सबसे बड़े स्टेट की, गुजरात की, तो गुजरात का एक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है दिव्य भास्कर। वहां पर गुजरात में गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर जो न्यूज़ दे रहे हैं उसके ऊपर एक सबसे बड़ा न्यूज़ आया हुआ है। तो दिव्य भास्कर सबसे पहले पोर्टल समझने का प्रयत्न करें तो गुजरात के सेमीकंडक्टर प्लांट से कैसे चीन को मिलेगी मात, इस तरीके का सबसे बड़ा न्यूज़ सामने आया हुआ है, जिसमें गुजरात को लेकर एक पॉजिटिव स्टोरी दिव्य भास्कर ने डिटेल में दी है। तो वो स्टोरी समझने का प्रयत्न करें तो लिखा हुआ है कि क्यों बड़ी ड्रैगन की टेंशन, गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना होगी। वो सेमीकंडक्टर प्लांट क्या है उसकी डिटेल जो वहां पर दिव्य भास्कर ने लिखी हुई है, वहां पर लिखा कि कहा जा रहा है कि इससे भारत सेमीकंडक्टर की ज़रूरतों का पूरा कर सकेगी और वहां पर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी होगा मोटा हिस्सा। डिटेल ऐसी लिखी है कि इससे चीन को टेंशन हो सकती है और चीन की टेंशन में बढ़ावट भी हो सकती है। दुनिया की सेमीकंडक्टर कैपिटल की तौर पर पहचान रखने वाला ताइवान की कंपनियों फॉक्सकॉन के साथ भारतीय कंपनी वेदांता ने जॉइंट वेंचर का एक सबसे बड़ा ऐलान किया और वो कंपनी स्टार्ट होगी गुजरात में। तो गुजरात में इसकी वजह से काफ़ी लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। और ये क्या प्लांट है उसकी थोड़ी बहुत समझ ले तो लिखा हुआ है कि इसके तहत गुजरात में एक सेमीकंडक्टर प्लांट की एक स्थापना होगी। कहा जा रहा है कि इससे भारत सेमीकंडक्टर की ज़रूरतों को सबसे बड़ा पूरा कर सकेगा और दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में गुजरात आ जाएगा। ये सेमीकंडक्टर जो प्लांट है उसमें जो भी टेक्नोलॉजी हो रही है या भी आईटी सेक्टर में जो भी उसका इस्तेमाल हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा रोजी रोटियां भी गुजरात में मिलेगी। डिटेल ऐसी लिखी है कि भारत की यह डील उसके लिए तो फायदेमंद ही है बल्कि चीन जैसे प्रतिद्वंदी की चिंता बढ़ाने वाली भी है, जिससे गुजरात में सबसे ज़्यादा बिजनेस भी हो सकेगा। ऐसी एक डिटेल दिव्य भास्कर ने लिखी है। डिटेल दिव्य भास्कर ने जो लिखी है वो अहमदाबाद के पास बनने वाला इस प्रोजेक्ट पर 1.50 लाख करोड़ रुपए का एक निवेश किया गया है और वो निवेश के साथ संयुक्त उपक्रम में वेदांता का हिस्सा 60% वहां पर होगा, जिसकी डिटेल ऐसी आई है कि जबकि ताइवान की कंपनी की 40% जो है वो वहां पर हिस्सेदारी होगी। तो ये हिस्सेदारी की डिटेल जो रिपोर्ट में कहा गया कि यदि भारत को और इस तरीके की रियासतें इंडस्ट्री को दी गई तो फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान की आयात में
40% तक की कमी भी थोड़ी बहुत आ सकती है, क्योंकि इससे चाइना जो है वो चीन का बिजनेस है वो थोड़ा बहुत कम होगा और चीन की चिंता में इजाफा होगा। डिटेल ऐसी लिखी है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा हिस्सा चीन से इंपोर्ट होता है और ऐसे में यहाँ ड्रैगन के लिए उसका सबसे बड़ा झटका भी होगा, क्योंकि भारत सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान की मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बन सकता है और आत्मनिर्भर बनेगा भी। ऐसी दिव्य भास्कर ने एक डिटेल भी लिखी है और आज गुजरात समाचार भी ऐसा ही कुछ लिख रहा है, लेकिन उसने ऐसा लिखा कि भारत को इसके लिए थोड़ी उदारता दिखानी होगी और सेमीकंडक्टर बिजनेस की जानकारी का एक इंसेंटिव भी देने के लिए जिस तरह से अपना खजाना खोल दिया है, उसमें भारत जैसे नई खिलाड़ी के खेल और थोड़ी बहुत मुश्किल भी होगी, क्योंकि चीन और चाइना ये देख नहीं पाएंगे। तो अब और चीन और चाइना क्या कर रहा है भारत के ऊपर वो भी एक देखना होगा। डिटेल ऐसी लिखी कि सेमीकंडक्टर की अहमियत को इससे समझा जा सकता है कि सैन्य और आर्थिक बल में ताइवान से कहीं ज़्यादा मजबूत होने के बाद भी चीन उस पर हमले की जोखिम नहीं लेता, क्योंकि डिटेल ऐसी लिखी है कि इसकी वजह से यही ताइवान दुनिया में सेमीकंडक्टर कैपिटल है और उससे अटैक के चीन की टैंक कंपनियां भी प्रभावित हो रही है। डिटेल जो आज पढ़े तो ऐसा लिखा हुआ है कि आज मोबाइल, कार, टीवी, रेडियो समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों में ये सेमीकंडक्टर चिप जो है वो इस्तेमाल होता है और इससे समझा जा सकता है कि यदि भारत में ये उत्पादन होने लगा तो फिर टैक्स सेक्टर की उसकी वहाँ पर क्या बचत होगी और टैक्स सेक्टर में भारत की क्या ताकत हो जाएगी। इस तरीके से अब देखना ये होगा कि गुजरात में कैसे जो ये धंधे रोजगार बंद हो चुके हैं कोरोना की वजह से वो किस तरीके से फिर से स्टार्ट होंगे और देश में नया आयाम पार कर सकेगा। अब एक और न्यूज़ जो हम लोग देखें तो वो बीजेपी नेता की एक न्यूज़ गोवा की आई हुई है और वो भी कांग्रेस की। डिटेल समझने का प्रयत्न करें तो अब बात करते हैं गोवा की। गोवा के कांग्रेस के बीजेपी नेता की बात करें तो अब गोवा कांग्रेस में एक भगदड़ मच चुकी है और वो क्यों भगदड़ मची है, क्योंकि एक बाजू राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में आए दिन कोई ना कोई नेता जो है वो बीजेपी में ट्रांसफर हो रहा है। तो इसकी वजह से अब गोवा में भी ऐसी कुछ हलचल मची है। वो हलचल क्यों हुई है उसमें एक अमर उजाला है, उसने एक न्यूज़ पोर्टल पे डिटेल दी है। वो समाचार समझने का प्रयत्न करें तो वो समाचार मैं पढ़ूं कि अब गोवा कांग्रेस में मची है भगदड़, ऐसा कुछ उन लोगों ने हेडिंग दिया। वो हेडिंग कुछ ऐसा आया कि भाजपा में शामिल होंगे 8 विधेयक और वो जो 8 विधेयक है वो कांग्रेस के हैं। इस तरीके से कांग्रेस में भगदड़ मच गई और डिटेल ऐसी आई कि भाजपा में शामिल होंगे 8 विधेयक और रह जाएंगे सिर्फ अभी 3, वो भी गोवा में। डिटेल जो लिखी है वो कांग्रेस को गोवा में सबसे बड़ा झटका लगा है और वो जो डिटेल लिखी है वो पढ़ने का प्रयत्न करूं तो डिटेल ऐसी लिखी है कि दिगंबर कामत और माइकल लोबो की लीडरशिप वाले 8 विधेयकों का एक गुट भाजपा में शामिल हो सकता है और आज शामिल हो भी चुका है। डिटेल ऐसी लिखी है कि गोवा भाजपा के अध्यक्ष सदानंद शेठ ने तनावड़े ने भी इस बात की पुष्टि की है कि देश के कई राज्यों में गुटबाजी और बगावत का सामना कर रही कांग्रेस को अब गोवा में भी इससे बड़ा झटका लग सकता है और लग चुका है। डिटेल ऐसी लिखी है कि एक बाजू राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों को आह्वान दे रहे हैं कि कांग्रेस में जुड़ो, भारत जोड़ो में जो यात्रा हो रही है वो हम लोग के साथ शामिल हो जाओ। तो उस तरफ एक बाजू ये हो रहा है और दूसरी बाजू कांग्रेस के ही बड़े दिग्गज नेता ट्रांसफर हो रहे हैं बीजेपी में। डिटेल ऐसी लिखी कि पूर्व सीएम दिगंबर कामत और माइकल लोबो की लीडरशिप में 8 विधेयकों की एक गुट भाजपा में शामिल हो सकता है और केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, राजेश फलेनकर और रुडोल्फ फर्नांडिस भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले विधेयक में से एक है। डिटेल ऐसी आई हुई कि एनआईए के मुताबिक इन विधेयकों को सीएम प्रमोद सावंत ने भी वहां पर मुलाकात कर ली है और गोवा में भाजपा के अध्यक्ष सदानंद शेटे तनावड़े ने भी कहा है कि कांग्रेस के विधेयक भाजपा में शामिल होने वाले हैं।
तो डिटेल ऐसे लिखी, हालांकि उन्होंने कांग्रेस से आने वाले विधेयकों की संख्या बताने से इनकार कर दिया, लेकिन मिनिमम जो है वो 8 लोग शामिल मिनिमम हो सकते हैं। डिटेल अब देखना यह रहेगा कि कांग्रेस में से और कितने नेता लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं। एक दूसरी डिटेल ऐसी भी आई हुई है कि लक्ष्मीपुर में अभी की समाचार में फटाफट आपको बताऊं क्योंकि समय बहुत ही कम है, कि नाबालिग बच्चों की एक सबसे बड़ा हत्या का मामला सामने आया हुआ है, वो भी लक्ष्मीपुरा में, और वो भी यूपी बिहार में हो रहे हैं। उसमें अब देखना यह रहेगा कि ये बच्चियों को किसने मारा हुआ है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। मित्रों, ये आज हमने जो देखा वो समाचार का सच। हम लोग इसी तरीके से आपको नए समाचार भी दिखाएंगे और नई घटनाओं से वाकिफ भी करेंगे। मुझे दीजिए रजा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लहरों से डरकर नौका पार